हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रताप अपने YouTube चैनल प्रुजल साइट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने इस चैनल पर हमेशा नई ज्ञानवर्धक मुद्दों पर वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि उस राज्य में कभी सूरज अस्त ही नहीं होता था। इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ, कब बना, इस साम्राज्य को किसने बनाया और वर्तमान में इस साम्राज्य की क्या स्थिति है, इन तमाम सवालों पर नजर डालेंगे। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने, उससे संबंधित जानकारी जुटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं इस तरह की और ढेरों जानकारियाँ लेकर आपके सामने आऊँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। इससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज हम जिस साम्राज्य की बात करेंगे वह दुनिया का, या यूं कहे तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा साम्राज्य था। इस साम्राज्य को लेकर अलग अलग विचारकों ने अपने समय में अपना अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन वर्तमान में यह साम्राज्य सिमटकर काफी छोटा हो गया है। इस राज परिवार की स्थिति ऐसी है कि उसका भरण पोषण वहाँ की जनता के ऊपर निर्भर है। राजा उस साम्राज्य के राजा होते हुए भी अब उसकी कोई औकात भी नहीं है। वह अपने राज्य का राजा तो है, लेकिन शासन कोई और करता है। इतने बड़े साम्राज्य का आखिर कैसे विघटन हो गया, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस साम्राज्य, इसका नाम था ब्रिटिश साम्राज्य। एक सदी से भी अधिक समय तक यह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति थी। यह साम्राज्य यूरोप में खोज युग का परिणाम था, जो 15वीं शताब्दी के ज्ञानोदय यात्राओं के साथ शुरू हुआ, जिसके कारण यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों का निर्माण हुआ। 1921 तक ब्रिटिश साम्राज्य की आबादी 45 करोड़ थी। यह उस समय विश्व की कुल आबादी का चौथाई हिस्सा था, जो केवल ब्रिटेन की सरपरस्ती के अंतर्गत था। 3.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैला यह साम्राज्य न केवल इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, बल्कि दुनिया के सभी महाद्वीपों पर फैले होने के साथ साथ यह साम्राज्य अपने वृहत्तम रूप में धरती के 1/3 भूभाग को नियंत्रित करता था। इस प्रकार इसकी भाषा और सांस्कृतिक प्रसार दुनिया भर में थी और मौजूद समय में अंग्रेजी भाषा, संस्कृति तथा अंग्रेजी शासन शैली एवं वेस्टमिंस्टर शैली से प्रभावित सरकारी प्रणालियों में अभी भी देखी जा सकती है। दुनिया के सभी महाद्वीपों, क्षेत्रों और लगभग हर भूभाग पर इसकी मौजूदगी थी। ये तो हुई इस साम्राज्य के विस्तार होने की बात। अब हम आगे जानेंगे इसके विघटन के कारण और इस साम्राज्य के वर्तमान स्थिति के बारे में। अभी हाल ही में ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है। महारानी के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के राजा बने हैं। अब वहाँ की जनता, मतलब ब्रिटिश नागरिक, यह कहते हैं कि हमारे राजा अब केवल इसलिए याद किए हैं क्योंकि हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में इनके ऊपर पानी की तरह बहाया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अब वहाँ की जनता ये अपने राजा को झेल रही है। वहीं ब्रिटेन का एक बड़ा तबका ऐसा है जो नॉट माई किंग कहते हुए न केवल उनका विरोध कर रहा है, बल्कि पूरी राजशाही को ही खत्म करने की मांग कर रहा है। ब्रिटेन में राजशाही को खत्म करने की मांग कई सालों से उठ रही है। मांग करने वालों का तर्क है कि आज के लोकतांत्रिक युग में राजशाही एकदम से गैर जरूरी है, इसकी जरूरत है ही नहीं। ब्रिटेन की राजशाही को खत्म करने के कई प्रमुख कारण हैं, जिस पर हम आगे नजर डालेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल फैमिली ने जून 2022 में बताया कि 2021 से 22 में ब्रिटेन के शाही परिवार पर वहां की जनता के टैक्स के 10.24 करोड़ पाउंड यानी करीब 940 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये 2020 में रॉयल फैमिली पर खर्च हुए 8.63 करोड़ पाउंड यानी करीब 793 करोड़ रुपए खर्च से 17% ज्यादा है। इनमें से राज परिवार की यात्राओं पर 45 लाख पाउंड यानी करीब 41 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। यानी शाही परिवार पर हर साल ब्रिटेन के आम लोगों के टैक्स का अरबों रुपए खर्च होता है। इसी वजह से कई लोग राजशाही को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन में राज परिवार पर खर्च होने वाले पैसे को सोवरेन ग्रांट या संप्रभु अनुदान कहा जाता है। ब्रिटेन की 6.8 करोड़ की आबादी में से हर नागरिक को सोवरेन ग्रांट यानी राजघराने पर करीब 120 रुपए खर्च उठाना पड़ता है। सोवरेन ग्रांट का इस्तेमाल राजा रानी और उनके घर के कामों, आधिकारिक शाही यात्राओं और शाही महलों के रखरखाव जैसे कामों में किया जाता है। पिछले साल महारानी के आधिकारिक निवास स्थान बकिंघम पैलेस में हुए बदलाव और प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल के पुराने घर फ्रॉग कॉटेज की मरम्मत का खर्च भी सोवरेन ग्रांट के पैसे से ही हुआ था। महारानी एलिजाबेथी के अंतिम संस्कार का पूरा खर्च
ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के पैसे से होगा। यह रकम कितनी होगी, अभी तक इसका खुलासा ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया है। सरकार का कहना है कि वह कुछ दिनों में इस बारे में जानकारी देगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में महारानी एलिजाबेथी की मां के अंतिम संस्कार में करीब $50 लाख यानी 40 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बार इससे कहीं ज्यादा खर्च का अनुमान है। यही नहीं, ब्रिटेन में राज परिवार के किसी व्यक्ति के गद्दी पर बैठने यानी उसकी ताजपोशी का भी लाखों पाउंड का पूरा खर्च आम लोगों के पैसों से ही होता है। ब्रिटेन में राजशाही के हालिया विरोध की एक और प्रमुख वजह है इनहेरिटेंस टैक्स या उत्तराधिकार टैक्स। ब्रिटेन में राजशाही के हालिया विरोध की एक और प्रमुख वजह है इनहेरिटेंस टैक्स या उत्तराधिकार टैक्स। दरअसल हर ब्रिटिश नागरिक को उस संपत्ति पर 40% का उत्तराधिकार टैक्स देना होता है, जिसकी कीमत 3.25 लाख पाउंड यानी करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। लेकिन किंग चार्ल्स को अपनी मां महारानी एलिजाबेथी से विरासत में मिली संपत्ति पर भी एक भी पैसे का टैक्स नहीं देना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1993 में ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री जॉन मेजर और राज परिवार के साथ हुए समझौते के अनुसार राजा से उनके उत्तराधिकारी के पास जाने वाली संपत्ति पर विरासत टैक्स नहीं लगेगा। राज परिवार को मिली इस विशेष छूट को लोग आम लोगों के साथ भेदभाव बताते हुए विरोध कर रहे हैं। राजशाही के आलोचकों का कहना है कि अब ब्रिटेन को राजशाही की जरूरत ही नहीं है। ये उपनिवेशवाद का अवशेष मात्र रह गया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि जब ब्रिटेन के पास पहले से ही देश को चलाने के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और राजा या रानी के पास असल में ताकतहीन अधिकारी रह गए हैं, तो राजशाही पर हर साल अरबों रुपए खर्च करके हासिल क्या हो रहा है। दरअसल ब्रिटेन में संवैधानिक राजशाही है। वहाँ राजा या रानी हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन सरकार की असली शक्तियाँ जनता द्वारा चुने जाने गए प्रधानमंत्री के पास होती हैं। प्रधानमंत्री ही ब्रिटेन में हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ब्रिटेन में राजा या रानी को प्रधानमंत्री को नियुक्त करने, सदन का सत्र बुलाने और भंग करने, कानूनों पर हस्ताक्षर करने, चुनावों की घोषणा करने जैसे अधिकार हैं। लेकिन इनमें से कोई भी काम वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी गई संसद या सरकार की सलाह पर ही कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रिटेन में राजा राज करता है, शासन नहीं। ब्रिटेन में एक तबका ऐसा भी है जो राजशाही को बनाए रखने का समर्थक है, लेकिन बेहद सीमित तरीके से। इनकी सलाह है कि ब्रिटेन में राजा और रानी और उनके ही बच्चों तक ही राजशाही की प्रथा को सीमित कर देनी चाहिए। ब्रिटेन को दर्जन भर राजकुमार और राजकुमारियों की जरूरत नहीं है। रॉयल फैमिली की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ब्रिटेन राज परिवार के उत्तराधिकारियों की मौजूदा लिस्ट में 23 लोग शामिल हैं। वर्तमान राजा चार्ल्स और रानी कैमिला को मिलाकर मौजूदा रॉयल फैमिली की लिस्ट में शामिल लोगों की संख्या 25 और कुल मिलाकर 27 है। इन सभी का खर्च ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स के पैसे किया जाता है। इनमें से ज्यादातर को ये सुविधा केवल रॉयल फैमिली में जन्म की वजह से मिल रही है, जबकि ब्रिटेन की सरकार या सार्वजनिक कामों में उनका योगदान न के बराबर है। स्कॉटलैंड भले ही एक देश है, लेकिन वह भी ब्रिटेन का हिस्सा है और उसके हेड ऑफ स्टेट भी ब्रिटेन के राजा या रानी ही होते हैं। स्कॉटलैंड का एक तबका ऐसा भी है जो राजशाही को फिजूल खर्ची और घूमने फिरने के जरिए के रूप में देखता है। 2021 में आई BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड के एक निवासी का कहना था, हमें बस वो इसलिए याद आते हैं कि उन पर हमारा पैसा खर्च होता है या जब उनमें से किसी की मौत हो जाती है। वो खुद को स्कॉटलैंड की अलग अलग जगहों के स्वामित्व की उपाधि देते हैं और यहाँ अपनी निजी रियासत में छुट्टियाँ मनाने आते हैं, लेकिन वो इसके बदले में कुछ नहीं देते। ब्रिटेन की राजशाही परंपरा का कोई मतलब नहीं है। द न्यूज वीक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार एक स्कॉटिश का कहना है, राजशाही की जड़ें उस ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी हैं, जिसका इतिहास दुनिया भर में लाखों लोगों के खिलाफ हिंसा, उनके उत्पीड़न और गुलामी से भरा रहा है। सैकड़ों सालों से शाही परिवार का इस अत्याचारी विरासत के साथ अटूट रिश्ता रहा है। खास बात ये है कि राज परिवार ने कभी भी उस दुखद अतीत को लेकर न माफी मांगी न उसे स्वीकारा।